है। और मुगल साम्राज्य जब हम पढ़ते हैं तो एक दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे टिप्स पे होनी चाहिए, तभी हमें बाकी चीजें समझ में आएंगी। जैसे देखो, एक तो है मुगल का भारत में एस्टेब्लिशमेंट। कैसे कैसे ये लोग इंडिया में एस्टेब्लिश हुए, कौन कौन से इनके राजा थे जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। और फिर दूसरा आता है मुगलों का पतन, डिके ऑफ द मुगल्स। मतलब फिर इन लोगों का जो है पतन शुरू हुआ इंडिया से, वो कौन कौन से राजा थे और क्या क्या काम थे जिनकी वजह से फिर इनका पतन होना शुरू हुआ। तो अगर हम इस क्रोनोलॉजी को समझे तो सबसे पहला जो संस्थापक था इनका, वो था बाबर। ठीक है। बाबर का जो कार्यकाल है इंडिया की अगर हम बात करें, 1526 से लेके और 30 तक ये गद्दी पे था बाबर। 1526 से लेकर और 1530 तक गद्दी पे था कौन? बाबर। 1530 में जब बाबर की डेथ होती है तो इसके बाद फिर गद्दी पे बैठता है हुमायूं। हुमायूं का जो कार्यकाल है वो दो भाग में है। एक तो 1530 से लेके और 40 तक, और दूसरा 1555 से लेके और 56 के बीच में केवल और केवल 6 महीने। इसको हमने समझना है कि यहाँ पे क्या है। जब 1530 में बाबर ये हुमायूं गद्दी पे बैठता है तो 1539 में आक्रमण होता है शेर शाह सूरी का, और इनके बीच में युद्ध होता है चौसा का युद्ध। उस युद्ध में हुमायूं हारता है, और जस्ट नेक्स्ट ईयर 1540 में एक और युद्ध होता है, वो है आपका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, और उसमें पूरी तरीके से इसका साम्राज्य समाप्त और पूरा कंट्रोल हो जाता है शेर शाह सूरी का। तो 1540 से लेके और ये 55 तक इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर साम्राज्य रहा सूरी वंश का, और सूरी वंश का जो संस्थापक था वो था शेर शाह सूरी। तो कहने का मतलब पहले बाबर पढ़ना है, बाबर के बाद में हुमायूं पढ़ना है, और फिर हुमायूं के बाद में हमने बीच में ही पढ़ना है सूरी वंश, क्योंकि यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी 1540 से लेके 1555। अब 15 साल तक हुमायूं जो है वो भटकता रहा सहायता के लिए, हेल्प के लिए, और इसके जो बीवी और बच्चे थे उनको राजस्थान में जो राजा वीर साल थे उनके महल में छोड़ के गए। ठीक है। और फिर ईरान, अफगानिस्तान, वहां उन सब एरियाज में घूमता रहा कि कोई जो राजा है वो इसकी हेल्प कर दे। जब इसको हेल्प मिली तो हेल्प के बाद में फिर ये वापस इंडिया आया 1555 में अपनी सेना इकट्ठी करके, और जब इंडिया आया 1555 में तो फिर इसके और अफगानियों के बीच में दो युद्ध हुए। एक युद्ध था सरहिंद का युद्ध, और दूसरा था मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये दोनों ही युद्ध में इसने अफगानियों को हरा दिया, और हराने के बाद में फिर वापस स्थापना करी इसने मुगल साम्राज्य की। तो इस तरीके से 1555 में फिर दोबारा मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। 1555 में ये गद्दी पे बैठता है, और 1556 में ठीक 6 महीने बाद इसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही इसकी डेथ होती है हुमायूं की, तो उस समय 1556 में ही राज तिलक कर दिया जाता है अकबर का। और अकबर जो था उस समय कलानौर में था। ठीक। और यही कलानौर में सूचना आती है, इंफॉर्मेशन आती है कि भाई आपके पिताजी का देहांत हो गया। तो वहीं पर एक बनाया जाता है इसका बैठने का एक क्या बोलते हैं गद्दी, और उस गद्दी पर अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। और उसके बाद फिर जब वापस लौट के दिल्ली आता है अपनी राजधानी आगरा, तो फिर वहां पर इसका प्रॉपर राज्याभिषेक होता है। तो कहने का मतलब 1556 में गद्दी पे बैठा अकबर, और अकबर की डेथ हुई 1605 में। तो अकबर का जो शासन काल है फिर 1556 से लेके और 1605 तक। अकबर की जब डेथ होती है तो इसका बेटा गद्दी पे बैठता है जहांगीर, और जहांगीर का जो काल था वो 1605 से लेके और 1627 तक। जहांगीर के टेन्योर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है नूरजहां का, जिसका वास्तविक नाम आपको पता है, वो था आपका मेहरुनिशा। तो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। मेहरुनिशा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मुगल साम्राज्य की। 1527 में जब जहांगीर का शासन जाता है तो उसके बाद गद्दी पे बैठता है शाहजहां। तो 1627 से लेके
और 1658 तक ये शासनकाल है शाहजहां का। ठीक है। 1627 में दोस्तों जब शाहजहां गद्दी पे बैठा था, उसी साल शिवाजी का जन्म हुआ था। आप ये पॉइंट याद रख सकते हो, जिस साल शिवाजी गद्दी पे बैठा उसी साल जन्म होता है शिवाजी का। अब 1658 में दोस्तों इसके जो बेटे थे, इसके बेसिकली 4 बेटे थे शाहजहां के। इनमें दोस्तों एक तो था आपका शाह शुजा, ठीक है, एक था दारा शिकोह, एक था मुराद और एक था औरंगजेब। अब इनमें झगड़ा इस बात को लेके कि गद्दी पे कौन बैठेगा। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया दारा शिकोह को। सबसे योग्य था, सबसे ज्यादा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, विनम्र था, सारे गुण थे इसमें एक साम्राज्य को चलाने के। औरंगजेब ने इस बात का विरोध किया। इसने कहा कि भाई मैं जो है गद्दी पे बैठूंगा और मुझे ही सुल्तान बनना है। उस समय औरंगजेब जो था वो दक्षिण भारत का गवर्नर था। तो जब औरंगजेब के पास इंफॉर्मेशन पहुंची कि ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं और आपके भाई दारा शिकोह को जो है उत्तराधिकारी घोषित करा है, तो तब औरंगजेब दक्षिण भारत छोड़ के नॉर्थ इंडिया आया और आके सबसे पहले इसने अपने भाई मुराद से बात करी और इसको अपनी तरफ मिला लिया। अब एक तरफ तो हो गए आपके मुराद और औरंगजेब, एक तरफ दारा शिकोह और एक तरफ शाह शुजा। इनके बीच में गद्दी पे बैठने के लिए जो युद्ध हुए, उन युद्धों को कहा जाता है उत्तराधिकार के युद्ध। फाइनली 1658 और 1659 के बीच में टोटल 5 युद्ध हुए। 5, आपने 3 पढ़े होंगे, ठीक है, धर्मठ, सामूगढ़, देवराई। मैं आपको 2 युद्ध और पढ़ाऊंगा जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो बहादुरपुर का युद्ध और एक आपका खजुआ का युद्ध। तो पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसके बाद दोस्तों जो गद्दी है वो मिलती है औरंगजेब को। तो 1658 में औरंगजेब गद्दी पे बैठता है और औरंगजेब का कार्यकाल रहता है 1707 तक। यहाँ तक मान के चलो कि मुगलों का स्वर्ण काल है, गोल्डन एज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद फिर मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये छोटी सी कहानी आपके दिमाग में मुगलों के बारे में हमेशा रहनी चाहिए। एक एक करके मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर करते हुए चलना। सबसे पहला व्यक्ति था हमारा बाबर। तो बाबर का कार्यकाल 1526 से लेके कब तक था? 1530। उसके बाद जो हुमायूं का कार्यकाल है, तो वो एक तो आपका 1530 से लेके कब तक है? 40 तक, 1540। और दूसरा कार्यकाल कब से कब तक है? 1555 से 55 से लेके 56 के बीच में केवल 6 महीने। ठीक है। उसके बाद गद्दी पे बैठता है अकबर। अकबर का कार्यकाल जो है वो 1556 से कब तक है? 1605। ठीक है, 1605, 1605। अकबर गद्दी से जाएगा तो इसके बाद जहांगीर आएगा और जहांगीर का कार्यकाल 1605 से कब तक है? 1627। जहांगीर जाएगा तो गद्दी पे कौन बैठेगा? शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल जो है 1627 से कब तक है? 1658। और इसके बाद गद्दी पे बैठेगा औरंगजेब और इसका कार्यकाल 1658 से लेके और 1707। तो अभी हम जो पहले वाले मुगल में जो पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ेंगे औरंगजेब तक और इसके साथ साथ पढ़ेंगे शेरशाह सूरी को। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी अपने याद कर लेना। और अब थोड़ा सा माइक बंद कर लेना अपने और अब सुनते हुए चलना पूरी की पूरी कहानी, एक एक करके अलग अलग शासन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो। किसका माइक ऑन है? कौन है? जी भैया। हाँ जी भैया। चलो ठीक है। देखो कौन यार, ये बताओ, ले लेते हैं। चलो पहले बाबर की बात करेंगे जो संस्थापक है। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। इसका जन्म 1483 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान एरिया जो है आपका वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है जहां पर इसका जन्म हुआ था, लेकिन ये कभी पूछेगा नहीं, सन पूछ सकता है। इसकी जो माता थी उनका नाम था कुतलुग बेगम।
और ये दोस्तों चंगेज खान के परिवार से थी। जो इसकी माता थी कुतलुक बेगम, वो कौन से परिवार से थी? चंगेज खान के परिवार से। वही चंगेज खान जिसने इल्तुतमिश के समय में आक्रमण करने की कोशिश करी थी 1229, उसी की फैमिली से बिलोंग करती थी इसकी माता। और इसके जो पिता थे दोस्तों मिर्जा उमर शेख, ये तैमूर लंग के परिवार से थे। और तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था 1398 आपके तुगलक वंश के दौरान, आपको चीजें याद है। तो कुल मिला के ये दोनों वंश को बिलोंग करता था, माता की तरफ से चंगेज खान के डायनेस्टी से और पिता की तरफ से तैमूर लंग की डायनेस्टी से। इसी वजह से इसने अपने डायनेस्टी का जो नाम रखा था वो नाम रखा था दोस्तों चगताई वंश। तो जो चगताई डायनेस्टी इसने नाम रखा था वो क्यों? क्योंकि दोनों को बिलोंग करता। तो जग से आप देख सकते हो आपका चंगेज खान और ताई से आपका तैमूर लंग। तो इनका जो डायनेस्टी है बेसिकली वो चगताई वंश है। जो मुगल नाम है दोस्तों, ये मुगल नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। मुगल कोई इनका वैसे साइंटिफिक नेम नहीं है या खुद का दिया हुआ नहीं है, ये नाम तो इनको फिर आगे जाके अंग्रेजों ने दिया। इनका जो वंश है दैट इज आपका चगताई वंश, जिसकी स्थापना बाबर ने करी थी। अब देखो बाबर जो है गद्दी पे बैठता है और गद्दी पे बैठने के बाद इसके साथ एक इंसिडेंट होता है। वो मतलब जो चीजें हम नहीं पढ़ते ना, पहले आपको वहां पे लेके चलूंगा, कॉमन चीज तो पढ़ते ही दोस्तों। एक शासक था शैबानी खान, और अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये पर सेंट्रल एशिया में पड़ता है उज्बेकिस्तान। इसी उज्बेकिस्तान का शासक था शैबानी खान उज्बेक। और यहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान के आसपास कहीं एक परगना था और उस परगने का नाम था फरगना, ये नाम देख सकते हो। तो बाबर जो था इस छोटे से एक प्रांत का शासक था फरगना का। ये शैबानी का यहाँ से लेके आपका उज्बेकिस्तान से इस पे आक्रमण करता है। और आक्रमण में जब होता है तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो 1501 में एक लड़ाई होती है सर ए पुल की लड़ाई। ये लड़ाई किस किस के बीच में? शैबानी खान और दूसरी तरफ कौन है? बाबर। और इस लड़ाई में शैबानी खान बाबर को हरा देता है और इसका जो पूरा का पूरा टेरिटरी थी फरगना उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अब जब बाबर का साम्राज्य चला गया तो बाबर अपने लिए नया साम्राज्य और नई जमीन ढूंढने के लिए आगे चलेगा। तो बाबर जब अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जाता है तो सबसे पहली जो जीत बाबर की होती है, ये सबसे पहले 1504 में काबुल को जीतता है। ठीक है, सबसे पहले 1504 में काबुल को जीतता है और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। इनकी जो पैतृक उपाधि थी मिर्जा, तो उस मिर्जा की उपाधि को त्याग देता है और उसके जगह पे उपाधि धारण करता है बादशाह। तो 1504 काबुल के युद्ध के बाद ये आपका लेता है बादशाह की उपाधि। इसके बाद दोस्तों ये अगला जो टारगेट करता है वो करता है भारत को। तो भारत में जो इसका सबसे पहला आक्रमण था, भारत मतलब वर्तमान पाकिस्तान के भारत का ही पार्ट हुआ करता था, तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं वर्तमान में। तो पहला अटैक ये करता है कि यहाँ पर एक प्रजाति कबीले टाइप लोग रहते थे यूसुफ जई। तो यूसुफ जई प्रजाति के जो लोग थे उनके ऊपर इसने 1519 में सबसे पहला आक्रमण किया था। ठीक है, कुछ जगह पर एक गलत डेटा दे रखा है कि भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ इस युद्ध में, ये गलत है। ठीक है, तोपों का प्रयोग भारत में पहली बार इस युद्ध में नहीं हुआ था। और फिर कई जगह ये लिखा हुआ है कि इस युद्ध में भारत में युद्ध में पहली बार गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ। गोला बारूद का इस्तेमाल भारत में इसके पहले से होता हुआ आ रहा था। तो ये दोनों ही तथ्य जो है बिल्कुल एग्जैक्टली रॉन्ग है। जो सही चीज है आपको मैं आगे बताता हूँ। तो 1519 में जब इसको ये कैप्चर कर लेता है यूसुफ जई प्रजाति को हरा के, उसके बाद दोस्तों बाबर की एक आत्मकथा है तुजु के बाबरी। उस तुजु के बाबरी में बाबर कहता है कि मैं हिंदुस्तान में आना नहीं चाहता था, मुझे तो यहाँ पर दो लोगों ने आमंत्रित किया था। एक तो था इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब का सूबेदार था। तो उसका जो बेटा था दिलावर खान, उसका अपमान कर दिया था इब्राहिम लोदी ने। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए और गद्दी पे बैठने के लिए तब उसने इनवाइट किया था बाबर कि आप यहाँ पे आओ, इसको हराओ, आपको बहुत सारा सामान मिलेगा और वो जितना भी आपको यहाँ से खजाना मिलेगा वो आप ले जाना और गद्दी पे मुझे बिठा देना। दूसरा बोलता है कि जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, उन्होंने भी मुझे आमंत्रित किया था भारत में इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं इंडिया आक्रमण करने के लिए आया इन दोनों में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो जब मेरा साथ नहीं दिया तो मैं बड़े संकट में आ गया, क्योंकि इब्राहिम लोदी कोई छोटा मोटा शासक नहीं था, बहुत बड़ी फौज थी, दिल्ली सल्तनत का रूलर था वो।
लेकिन फिर किसी तरीके से उसने प्लानिंग से, दिमाग से, साहस से जो इब्राहिम लोदी था उसको हराया और उसके बाद इसने अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश किया। तो ये जो युद्ध था जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया था, पानीपत का पहला युद्ध 1526। तो दोस्तों ये जो युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध, यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका तोपों का इस्तेमाल हुआ था। तोपों में भी आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि एक तोपों को यूज करने की एक टेक्निक थी, उस टेक्निक को कहा जाता था तुलगुमा पद्धति। तो तोपों की जो तुलगुमा पद्धति है वो भारत में पहली बार इस युद्ध में यूज हुई थी, पानीपत के पहले युद्ध में। अब दोस्तों ये है क्या तुलगुमा पद्धति? ये क्या करते थे, ऐसे यहाँ पर आगे ना एक पूरी की पूरी खाई खोद देते थे धरती के अंदर, ठीक। और जब खाई खोद देते थे बहुत गहरी, लगभग 10-10, 15-15 फीट की खाई, और सामने से फौज आ रही है और इस खाई को फिर पत्तों से उन्होंने दिया ढक कवर, उनको तो दिखेगी नहीं। और दोस्तों यहाँ पर इसके चारों तरफ लगा रखी है इन्होंने तोप, ठीक। इसके चारों तरफ क्या लगा रखी है इन्होंने? तोपें, इस तरीके से करके। तो जब सामने से सेना आएगी इस खाई के अंदर गिरेगी और यहाँ से तोप करेंगे फायरिंग। तो जब ये तोप फायरिंग करेंगे यहाँ पर तो सारी की सारी सेना समाप्त। इस वॉर एक्सरसाइज को, इस पद्धति को कहा जाता था तुलगुमा पद्धति, जो कि भारत में लेके आया था बाबर। लेकिन ये पद्धति पहली बार बाबर ने इस्तेमाल नहीं की थी। ये जो तुलगुमा पद्धति है दोस्तों, इट वॉज डेवलप्ड बाई शेबानी खां, जो कि उज़्बेक था। तो जो तुलगुमा पद्धति है ये बेसिकली शेबानी खां यूज करता था और इसी पद्धति से इसने बाबर को हराया था। फिर बाबर ने इसी पद्धति से इंडिया को कॉन्कर किया। तो आप देख सकते हो जो मैंने लिखा है, अब समझ जाओगे। शेबानी खां उज्बेकिस्तान का शासक, कौन सी पद्धति डेवलप करी थी? तुलगुमा। और 1501 में सरपुल की लड़ाई में बाबर को उसने हराया और उसका फरगना जो पूरा का पूरा एक किंगडम था वो कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर कहीं बार पेपर में घुमा दे कि तुलगुमा पद्धति बाबर ने कहां से सीखी, कहां से अडॉप्ट करी, तो आपको पता होना चाहिए उज्बेकिस्तान शेबानी खां से सीखी। इस युद्ध को इसने जीता और जीतने के बाद दोस्तों इसने एक उपाधि धारण करी, कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि क्यों धारण करी? इसने जितना भी यहाँ पर लूटपाट करी, जितना भी सामान इसको मिला इब्राहिम लोदी से या उसके साम्राज्य से, उसका मैक्सिमम पार्ट इसने अपने सेना में, अपने भाइयों में बांट दिया। तो बांटने वाला क्या होता है आपका? कलंदर, या दान करने वाला। तो इसीलिए इसने कौन सी उपाधि धारण करी? कलंदर की। अब दोस्तों क्योंकि राणा सांगा ने इसको इन्वाइट किया था, साथ इसका दिया नहीं, साम्राज्य इसने एस्टेब्लिश कर लिया, तो अब ये अगला आक्रमण करेगा राणा सांगा पे, ठीक है। दोस्तों ये वही राणा सांगा है, अगर आपके ध्यान हो, जिनका पूरा नाम था संग्राम सिंह और इन्हीं के बेटे का नाम था भोजराज, और इसी के साथ में विवाह हुआ था मीराबाई का। तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ ही विवाह किसका हुआ था? मीराबाई का, इन्हीं के पुत्र थे। तो 1527 में युद्ध होता है खानवा का युद्ध, ठीक। खानवा के युद्ध की कहानी कुछ ऐसे है। बाबर खतरे में पड़ गया क्योंकि राणा सांगा बहुत ताकतवर राजा, लड़ने में माहिर थे और सेना भी बहुत थी इनके पास में। तो जब बाबर को लगा कि भाई युद्ध तो हो रहा है और तुम जीत नहीं पाओगे, तो तब यहाँ पे बाबर ने पहली बार भारत में एक नारा दिया, जिहाद का नारा। दोस्तों जिहाद का जो शब्द है इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है, और जिहाद शब्द अगर हमारे जहन में आ जाए तो हमारे दिमाग में एकदम से बात आती है टेररिस्ट, आतंकवाद। क्योंकि जब हमें चीजें पता नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिहाद का मतलब होता है धर्म की लड़ाई। जब आपके धर्म पे संकट आए तो तब आपको हथियार उठाने चाहिए। अब नाउ व्हाट इज धर्म, है ना? धर्म का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं हिंदू धर्म को बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान को। गीता में जो धर्म कहा गया है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक मानव का क्या धर्म है, तो धर्म से मतलब है कर्तव्य। एक दोस्त के प्रति, माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, सबके प्रति उसका क्या कर्तव्य है, वही धर्म है हमारा। तो लेकिन अब जब यहाँ पर बात कही जाएगी धर्म की कि भाई जिहाद मतलब धर्म के ऊपर संकट, तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये नारा दे दिया जिहाद का और कहा कि भाई इस्लाम धर्म है उसके ऊपर संकट है और सारे मुसलमान एक हो जाओ। तो जो मुस्लिम यहाँ के आसपास के थे, धर्म के नाम पे इसने उनको भ्रमित किया और अपने साथ जोड़ा और कहा कि इस्लाम धर्म खतरे में है, ये लोग अगर हम साथ नहीं हुए तो इस्लाम धर्म को समाप्त कर देंगे। तो जितने भी आसपास के छोटे मोटे शासक थे उन सबने बाबर का साथ दिया और उसके बाद जो है फिर इसने इस बैटल को जीता। तो पहली बार बाबर ने जो जिहाद का नारा दिया था वो इसी युद्ध में दिया था, खानवा के युद्ध में, ठीक है। और जब इस युद्ध को जीत गया, जीतने के बाद इसने उपाधि धारण करी, गाजी की उपाधि।
तो आपको मैंने इसकी 4 उपाधियां बताई, सबसे पहले मिर्जा, फिर बादशाह, उसके बाद कलंदर, और चौथी उपाधि इसने धारण करी कौन सी, आपकी गाजी की उपाधि। ठीक है। अब 1528 में बाबर ने एक और युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध। राणा सांगा के मित्र थे मेदिनी राय, तो खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने साथ दिया था राणा सांगा का। तो अब इसने अगला टारगेट किया मेदिनी राय को, और 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हरा दिया। कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि एक है चंदावर का युद्ध और एक है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी तो आप पढ़े रहे हो, और जो चंदावर का युद्ध है 1194, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में, वो चंदावर है और ये क्या है आपका चंदेरी। इसके बाद बैक टू बैक 1529 में बाबर ने एक और युद्ध जीता, और इसमें इसने अफगानियों को हराया, घाघरा का युद्ध। अब अफगानी कौन है, तो दिल्ली सल्तनत से कनेक्ट करो, जो आपका पूरा का पूरा लोधी वंश था, तो ये लोधी वंश बेसिकली अफगानी तो थे, अफगानिस्तान के। और इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जितने भी और डायनेस्टी हैं, वो सारे के सारे आपके तुर्क हैं। तो इब्राहिम लोदी तो मर गया, साम्राज्य कैप्चर हो गया, लेकिन कहीं आसपास सीमाओं पर छोटे मोटे अफगानी शासक तो बैठे होंगे ना, जो कल को विद्रोह कर सकते हैं, इकट्ठे होकर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो उनके लिए इसने फिर जितने भी अफगानी बचे हुए थे उन सबको निपटाया, और अगला युद्ध हुआ कौन सा युद्ध, आपका घाघरा का युद्ध। तो जो भी अफगानी थे एक तरफ वो और एक तरफ बाबर, और इस तरीके से दिल्ली और उसके आसपास जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य थे बाबर ने सबको निपटाया, और निपटा के इस तरीके से पूरा मुगल साम्राज्य इसने एस्टेब्लिश कर दिया। कुछ छोटे छोटे पॉइंट आप देख सकते हो कि जैसे इसने खानवा के युद्ध में पहली बार जिहाद का नारा हमने डिस्कस कर लिया। दोस्तों बाबर एक ऐसा मुगल शासक है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आत्मकथा है, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो जितने भी राजाओं ने अपनी आत्मकथा लिखी है उनमें सबसे अच्छी आत्मकथा बाबर की रियलिस्टिक है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब कई जगह किताबों में नाम मिलता है बाबर नामा, और दोस्तों कई जगह पे नाम मिलता है तुजुक ए बाबरी। तो भाई इसमें से है कौन सी आत्मकथा, ये कंफ्यूजन। तो जो बाबर ने लिखी थी उस किताब का नाम था तुजुक ए बाबरी। उसके बाद ये किताब लिखी गई थी आपकी बेसिकली तुर्की चगताई भाषा में, लेकिन दिल्ली सल्तनत की भाषा थी दोस्तों फारसी। दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी दैट वाज फारसी। तो अकबर ने फिर इसका अनुवाद कराया था तुजुक बाबरी का फारसी भाषा में, और वो अनुवाद किया था अब्दुल रहम खान खाना ने, और उस ट्रांसलेशन का नाम है बाबरनामा। तो जो बाबर ने लिखी है दैट इज तुजुक बाबरी, और इसका जो फिर अकबर ने ट्रांसलेशन कराया था दैट इज बाबरनामा, अब्दुल रहम खान खाना ने जो किया था। इस किताब में दोस्तों जो ये बुक है इसकी, इसमें दो चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो भारत का जो उस समय का क्लाइमेट है, तो यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ के लोगों के बारे में इसने बता रखा है, यहाँ के जो फल हैं और जो सब्जियां हैं उनके बारे में बता रखा है। एक सेकेंड होल्ड करना, बस एक सेकेंड। जी भैया। यस सर। चलो ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसने अपनी इस आत्मकथा में तुजुक बाबरी में इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बताया, यहाँ के फलों के बारे में बताया, सब्जियों के बारे में, हॉर्टिकल्चर की बात करी, और इसने दोस्तों एक राजा की बात करी भारत के, और वो थे कृष्णदेव राय। और इसने कहा कि इस समय भारत के जो सबसे ताकतवर राजा हैं वो आपके कृष्णदेव राय हैं। तो कृष्णदेव राय का शासनकाल अगर आपके याद हो तो मैंने आपको लिखा था 1509 से लेके 1529, और यही ड्यूरेशन है बाबर के भारत में इन्वेड करने की। तो इसने अपनी आत्मकथा में इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमको दी है, और उस समय के हिंदुस्तान को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। ठीक है दोस्तों, राणा संघ का भी तो इतिहास ना, वो ऑब्वियसली होगा वो तो यार। देखो जो जो युद्ध है, देखो जो हमने युद्ध लड़े हैं तो इनका तो ऑब्वियसली जिक्र होगा ही, है ना। जैसे खानवा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, तो हमें कहाँ से मिलती है जानकारी, इसी किताब से तो मिलती है। ठीक है, तो वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन उनके अलावा जिससे मतलब इसका सामना नहीं हुआ। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसने इंडिया में एक सिक्का चलाया था, एक कॉइन शुरू किया था, और चांदी का सिक्का था शाहरुख। ठीक है, पूछ रखा है एक बार यूकेपीएससी का सवाल। और दोस्तों इसने आगरा में आराम बाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो आराम बाग मतलब आराम बाग ये मत समझना ना कोई बाग बगीचा है, स्थापत्य कला की एक शैली होती है। तो वो आराम बाग स्थापत्य कला की शैली से बाग बगीचे भी होंगे, बिल्डिंग भी होगी, पूरा का पूरा एक पैकेज होता है। तो उसकी स्थापना करी थी आगरा में बाबर ने।
अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाबर की जो डेथ है वो डेथ हुई थी दोस्तों आगरा में, ठीक है। इसकी मृत्यु भारत में हुई थी आगरा में, लेकिन इसका मकबरा जो बनवाया गया वो बनवाया गया है काबुल में, ध्यान रखना। तो अगर पूछे आपसे पेपर में, ध्यान से पढ़ना कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपका आंसर होगा आगरा भारत। और अगर पूछे कि इसका मकबरा कहाँ पर है, तो मकबरा वर्तमान कहाँ पर है इसका, काबुल अफगानिस्तान। तो छोटे छोटे पॉइंट है बाबर के बारे में। बाबर जाता है तो गद्दी पे आता है आपका दोस्तों हुमायूं 1530 में गद्दी पे बैठता है। और 1531 में क्या होता है कि जो एक गुजरात मालवा का शासक था बहादुर शाह, उसके साथ जो है इसका टकराव होता है। और सबसे पहला जो इसका युद्ध होता है हुमायूं का, वो 1531 में होता है, जिसमें ये मालवा गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए हुमायूं की पहली विजय कौन सी थी, तो ये इसकी पहली विजय थी, इसने इसी को हराया था। उसके बाद दोस्तों 1532 में एक जगह पड़ती है चुनार, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। तो चुनार में एक छोटा सा किला था और वहां का शासक भी था। इस चुनार के किले का घेराव किया हुआ था शेर शाह सूरी ने, पूरी अपनी फौज के साथ यहाँ पे पड़ा हुआ था और पूरे किले को घेर रखा था। हुमायूं को पता चलता है क्योंकि हुमायूं की टेरिटरी में था ये। तो हुमायूं अपनी फौज लेके जाता है और शेर शाह सूरी को चारों तरफ से ऐसे घेर लेता है, कवर। शेर शाह सूरी को जब लगता है कि अभी तू भाग नहीं पाएगा और हारेगा, तो यहाँ पर 1532 में शेर शाह सूरी अधीनता स्वीकार करता है हुमायूं की। यहाँ पर बिना किसी लड़ाई के शेर शाह सूरी हार स्वीकार करता है और अधीनता एक्सेप्ट करता है हुमायूं की। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए शेर शाह सूरी और हुमायूं का पहला टकराव कब हुआ था, तो 1532 1532 जो चुनार का किला है उस दौरान ये इनका पहला टकराव हुआ था। यहाँ पर शेर शाह सूरी ने अपनी हार स्वीकार की थी। इसके बाद दोस्तों 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा महल टाइप बनवाया, दीन ए पनाह। दीन ए पनाह ऐसा नहीं कि कोई खाली एक पुस्तकालय था, दीन ए पनाह बहुत बड़ा किला था, इसके अंदर पुस्तकालय भी था, मस्जिद भी थी, सारी चीजें थी इसके अंदर, ठीक है। बहुत बड़ा किला था दिल्ली में। फिर आगे जाके इसी को शेर शाह सूरी ने तोड़वाया और यहीं पर एक किला बनवाया, उसको नाम दिया गया किला ए कोहना, यही स्ट्रक्चर था। तो 1533 में दीन ए पनाह बनवाया दिल्ली में, इसमें आपका हुमायूं ने। इसके बाद दोस्तों 1535 में एक इंसिडेंट होता है, ऐतिहासिक घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चित्तौड़ के राजा थे विक्रमजीत और उनकी पत्नी का नाम था कर्णावती। तो यहाँ पर आक्रमण करता है वही बहादुर शाह, मालवा का शासक, 1531 वाला। और आक्रमण करने के बाद पूरे के पूरे चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लेता है, कवर कर लेता है और लगभग ये इसको जीत ही लेता है। तो जो रानी कर्णावती थी, ये कर्णावती हुमायूं के पास राखी भिजवाती है और अपना भाई बोल के हेल्प की मांग करती है। हुमायूं आता है अपनी फौज लेके, इनकी जान बचाता है और बचाने के बाद इसको फिर बहादुर शाह को हरा के यहाँ से भगा देता है। तो यहाँ से जो मुगलों के और राजपूतों के संबंध थे उनकी नींव बनी। तो हुमायूं ने हेल्प करी, तो बदले में फिर आगे देखना कि राजपूतों ने भी इसकी कितनी हेल्प करी। अगर राजपूत ना होते तो शायद मुगल एम्पायर दोबारा हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश ही ना होता। तो ये इंसिडेंट आपने याद रखना है। फिर 1539 में 39 में शेरशाह सूरी अटैक करता है, चौसा का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। तो हुमायूं हारने के बाद वापस लौट आता है आगरा में और उसके बाद शेरशाह सूरी फिर अपनी फौज को लेकर आगे बढ़ता है। तो फिर इनका दूसरा सामना होता है कन्नौज के पास। कन्नौज तो जिला है और कन्नौज में एक जगह पड़ती है बिलग्राम। तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं अपनी जान बचा के यहाँ से भागता है और भागने के बाद फिर ये इंडिया छोड़ देता है। अब दोस्तों लेकिन जो इसके बीवी और जो बच्चे थे, ठीक है, इसकी जो बीवी थी, जो अकबर की माता जी थी, ठीक है, और क्या नाम है इनका, ये बताता हूँ, अकबर की माता, दिमाग में घूम रहा है नाम, अकबर माता जी, इम्पोर्टेंट नाम है बहुत, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो इसकी जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उनको ये छोड़ के जाता है एक राजस्थान के राजा है राणा वीरसाल, वीरसाल के महल में, और वहीं पर वो रहती है, ठीक है। प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट होने के बाद एक बहन की तरह उनकी देखभाल की जाती है। हुमायूं हेल्प के लिए भागता रहता है और छुप छुप के देश बदल के इंडिया आता रहता है अपने फैमिली से मिलने के लिए। और यहीं पर दोस्तों राणा वीरसाल के महल में ही हुमायूं की जो पत्नी है वो 15 अक्टूबर
1542 को जन्म देती है अकबर को। तो अकबर का जो जन्म है वो हुआ ही था राजपूत राणा वीरसाल के महल में। और अगर ये लोग इसको शरण ना देते, हेल्प ना करते, तो शायद इसकी फैमिली जो है पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। इसी वजह से जो अकबर था वो राजपूतों के प्रति बहुत सहिष्णु था। और आगे पढ़ाऊंगा आपको अकबर के बारे में, मतलब काफी अच्छे रिलेशन मेंटेन किए थे उसने। तो फिर ये भागता रहा, इधर उधर घूमता रहा, और फाइनली दोस्तों ये हेल्प लेके 1555 में वापस आता है। अरब कंट्री से हेल्प मिलती है इसको। और उसके बाद 1555 में ये इन्हीं अफगानियों से शेरशाह सूरी के वंश से 2 युद्ध लड़ता है। पहला मच्छीवाड़ा का युद्ध, दूसरा सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में क्या करता है, इनको हरा देता है। और 1556 में ये 55 काट देना, इट इज 56, 1500 सॉरी 55 राइट है, ठीक है, 56 में तो इसकी डेथ होगी। तो 1555 में 2 युद्ध होते हैं, मच्छीवाड़ा सरहिंद, अफगानियों को समाप्त करके वापस मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो गद्दी पे बैठता है, लगभग ये बैठता है गद्दी में दोस्तों आपका जनवरी में, ठीक है, 23 जुलाई 1555 को लगभग ये गद्दी पे बैठता है। डेट तो आपसे क्या ही पूछेगा, बस आपको ये बता रहा हूँ कि कितने दिन गद्दी पे था। और उसके बाद दोस्तों 24 जनवरी 1556 को लगभग 6 महीने बाद यही जो दीन बनास ने बनवाया था, वहां पर एक पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से इसका पैर फिसला और फिसलने के बाद इसकी डेथ हो गई। इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि भाई ये बेचारा ऐसा एक बदकिस्मत बादशाह था जो लुढ़कता ही रहा जिंदगी में, और फिर लुढ़कते लुढ़कते ही चला गया। तो 1540 में बेचारे का साम्राज्य चला गया। 15 साल दर दर भटका और 15 साल बाद दोबारा एस्टेब्लिश करता। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम बाबर को तो पढ़ते हैं कि बाबर इतनी दूर से आया था, साम्राज्य स्थापित किया, अकबर भी था, लेकिन यार बाबर ठीक है, योग्य था, विद्वान था, सारी चीजें थी, प्लानिंग के साथ आया था, सारी सेनाएं थी उसके पास। लेकिन हुमायूं का तो सब कुछ खत्म हो चुका था, वो तो हार चुका था। उसके पास तो जमीन भी नहीं थी और सेनाएं कहाँ होगी। और 15 साल, कैन यू इमेजिन, 15 साल तक वो आदमी भटकता रहा हेल्प के लिए। और 15 साल बाद पता नहीं कैसे कैसे करके आया होगा, तब वो बंदे ने साम्राज्य एस्टेब्लिश किया। तो अगर हुमायूं से कोई चीज सीखने वाली है तो वो है पेशेंस और धैर्य। अगर इंसान पेशेंस रखे और धैर्य रखे ना, तो सब चीजें सही हो जाती हैं। कल आपको इंसिडेंट बताऊं कि जब पापा, कल की बातें हैं, तो जब कल रिपोर्ट आई ना, पहली रिपोर्ट प्लेटलेट्स की, प्लेट्स आई थी केवल 10,000।